क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अगर मान लो कोई लास्ट क्लास में एब्सेंट भी था आप में से, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम है यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है बेटा कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर होंगे तो सप्लाई भी क्या होगी बेटा, उसकी डिक्रीज होगी। यानी इसके बीच में क्या होता है, एक पॉजिटिव लिंक होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भाई, दुकानदार क्या करता है, ज्यादा कीमत में ज्यादा बेचता है और कम कीमत पे क्या करता है बेटा, वो कम बेचता है। ठीक है, अब आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो है यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब सबसे पहले हम इसके अंदर इस टर्म का मतलब समझते हैं कि भी एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है बेटा, मैंने आपको ये लॉ बताया, अगर मान लो कि प्राइस बढ़ने पे इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने की जगह क्या हो, कम हो, तो हम कहेंगे क्या इसका अपोजिट हो रहा है ना, तो इसे बोलेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, उल्टा हो जाना, यानी जो लॉ है हमारा वो काम ना करे या उसका अपोजिट चले। या दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें पता है कि भाई प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर सप्लाई ना बढ़े या हम उसे ना बढ़ा पाए तब भी क्या कहलाएगी, वो उसकी एक्सेप्शन। या और इजी लैंग्वेज में, जब हम अपने लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी एक्सेप्शन कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा जो सबसे पहली एक्सेप्शन होती है वो होती है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब अगर हम समझे कि एक्सेप्शन बनी कैसे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। सपोज करो ये ले लिया हमने एग्जांपल, नॉर्मली इसका सीजन क्या है, समर्स में, सर्दियों में तो रेयर होते ही नहीं है। अब हुआ क्या, मान लो किसी भी रीजन से सर्दियों के अंदर या किसी भी रीजन से इसके प्राइस बढ़ते हैं, क्या होते हैं बेटा इसके प्राइस, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहेगा कि इसकी सप्लाई क्या करनी चाहिए, हमें बढ़ानी चाहिए। लेकिन क्या इसकी सप्लाई बढ़ाना हमारे हाथ में है, या ये क्या है, एक तरीके से ये एक ये नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या है बच्चे ये, तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हाँ भी मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं इसकी क्या करूंगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि ये नेचर के थ्रू आना है। व्हीट हो गई, राइस हो गई, यानी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्राइस बढ़ने पे उनकी सप्लाई बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में नहीं है। एक बार को घटाना तो है, फिर मैं बीज नहीं बोऊंगा, प्रोडक्शन कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाना वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसकी सबसे पहली एक्सेप्शन बनते हैं। उसके बाद आता है बेटा गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। दूसरा पॉइंट आएगा आपका यहां पे गुड्स ऑफ सोशल देखो, सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब होता है, इसे हमने पहले डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, स्टेटस सिंबल वाली चीजें। क्या बोलते हैं बच्चे हम, अब स्टेटस सिंबल वाली कह लो बेटा आप, ठीक है, या फिर आपने एक टर्म सुना होगा, वो आपको ज्यादा पता भी होगा आपकी जनरेशन को, जिसका नाम होता है बेटा यहाँ पे लिमिटेड एडिशन। क्या बोलते हैं हम इसको, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने इंस्टा पे एक चीज देखी होगी, बहुत वायरल सी हो रही थी, जब अनंत अंबानी ने एक वॉच पहनी जिसकी कीमत 17-18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक है, और वो 17-18 करोड़ रुपए क्या है कि वर्ल्ड के अंदर वो 2 या 3 ही घड़ियां हैं। और ऑब्वियस सी बात है उसकी 17-18 करोड़ कीमत रखने का रीजन भी क्या है, जब भी आप कोई प्रेस्टीज वाली चीज बनाते हो ना, तो उसमें क्या कहा जाता है, जो उसको खरीदता है वो पहले से ही कह के रखता है, भैया मैं खरीद रहा हूँ, वैल्यू आप मेरे से जो लेनी है ले लो, लेकिन दोबारा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है टर्म मैंने, सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब ऐसी चीज मैं खरीद रहा हूं जिसको वजह से सोसाइटी में मैं क्या लगूंगा, बिल्कुल अलग लगूंगा। सोशल डिस्टिंक्शन मतलब सोसाइटी में बिल्कुल अलग से दिखना। ठीक है, तो अब जो 17-18, सबसे पहली बात भाई, अच्छे से अच्छा बंदा हो, पैसे वाला हो, कितना भी हो बेटा, 17-18-20 करोड़ रुपए की घड़ी कोई आम चीज तो है नहीं कि कोई भी जाके खरीद लाएगा बाजार से। अब इसमें क्या होता है बेटा, स्पेशल एडिशंस निकलती हैं, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो आप, ठीक है, जैसे रॉल्स रॉय की फैंटम एडिशन है, वो लिमिटेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही, 8-10-15 गाड़ियां ही हैं,
बहुत जो टॉप क्लास लोग हैं उन्होंने अपने पैसे दे दे के क्या करे, या फिर आपको पता होगा जो आपके फेमस चलते हैं आज की डेट में क्या हो गया है, जिन पे पैसा ट्रेंड अलग चलता है। भाई ऐसी ऐसी गाड़ियां देखोगे, हरियाणा साइड में ज्यादा देखेंगे आपको, 5 लाख की स्विफ्ट है, उस पर 4 लाख का नंबर है 0007। ये गाड़ी 5 लाख की, 4 लाख की नंबर प्लेट, सिर्फ क्यों? शौक है भाई को, पैसा है उसके पास। वो सब क्या है, एक तरीके से लिमिटेड एडिशन वाली चीजें होती हैं। तो आप उनको, ये नहीं है कि उनके प्राइस बढ़ गए तो आप उनकी सप्लाई बढ़ा दोगे, क्यों? क्योंकि आई इस शर्त पे रही है वो कि भैया अगर मैंने खरीद ली ना तो वापस मार्केट में किसी और को ये चीज नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरे पास ही होनी चाहिए। तो इसीलिए उसके प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। अब कोई आज की डेट में आके कह दे जी ताजमहल बड़ा सुंदर है, हमें भी एक ताजमहल बना के दे दो, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, जितना मर्जी पैसा देता रहे कोई भी। तो यानी ये क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या है, सोशल डिस्टिंक्शन की चीजें होती हैं जिनको हम प्राइस बढ़ने पे भी उनकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसके अंदर, वो आता है पेरिशेबल गुड्स। देखो बच्चे इसको समझो पहले आप, पेरिशेबल गुड्स होते क्या है बेटा? दो तरीके के गुड्स हैं, एक है आपका ड्यूरेबल गुड्स और एक है आपके पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स बेटा उस ड्यूरेबल उसे कहा जाता है जिसका लाइफ स्पेन क्या होता है, ज्यादा होता है। लाइफ स्पेन ज्यादा मतलब जैसे आप कपड़े हैं, क्रॉकरी है घर में, तो ये ड्यूरेबल चीजें हैं। लेकिन जो आप खाने पीने की ब्रेड है उसकी लाइफ कितनी होती है, 1 या 2 दिन की। दूध की लाइफ 1-2 दिन। सब्जियां, फल, फ्रूट आदि ये सब क्या है, पेरिशेबल नेचर के कहलाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई ज्यादा प्राइस पे दुकानदार ज्यादा बेचना चाहता है, यही है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन बेटा होता क्या है, अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, आपने सपोज करो ये लेने थे टोमेटो, ठीक है। आप मार्केट में लेने चले गए। अब हुआ क्या कि सुबह आप गए तो वो आपको मिल रहे थे कितने के, 30 रुपए किलो, है ना। अब आप कभी भी देखना, चाहे अपने आपके यहाँ वेडनेसडे बाजार जो लगता है, बुध बाजार जिसे कहते हो आप, यहाँ पे आप जाओगे तो दिन के मुकाबले यहाँ रात को बहुत ज्यादा भीड़ होती है सब्जी मंडी में। रीजन क्या है, उस टाइम तक सब्जी वाले को ये पता है कि भैया मैंने बेच दी तो बिक जाएगी, वरना अगले दिन तो क्या है, ये खराब है ही। तो वो क्या करता है, इस 30 रुपए की चीज को ही 20 रुपए 15 रुपए में बेच रहा होता है शाम के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, पेरिशेबल। लेकिन भाई ये तो लॉ ऑफ सप्लाई का अपोजिट नहीं हो गया। भाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, दुकानदार प्राइस ज्यादा होने पे ज्यादा बेचेगा, लेकिन यहाँ दुकानदार क्या कर रहा है, कम प्राइस पे ज्यादा बेच रहा है। क्या कर रहा है वो, यहाँ पे कम प्राइस पे ज्यादा बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीजें क्या है, पेरिशेबल नेचर की है, ये क्या हो जाएंगी, सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कहलाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स आ रहा है, बहुत ध्यान से इधर देखेंगे, ठीक है। टॉपिक है बच्चा आपका यहाँ पे मूवमेंट इन सप्लाई, और दूसरी तरफ है बेटा हमारे पास शिफ्ट इन सप्लाई का। देखिए बेटा, मूवमेंट और शिफ्ट हमने डिमांड में भी पढ़ा था। अब पहले हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस क्या होता है। मूवमेंट का मतलब मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया था ये बताया था कि भाई अभी मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, तो अगर ये सेम हैंड पे क्या कर रहा है, इस टाइम ये जो हो रही है ये क्या है, इसकी मूवमेंट है। यानी सेम प्लेस पे ये क्या करता है, आगे खिसकता है या पीछे होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम मूवमेंट बोलेंगे। इसे उठा के मैंने दूसरे हाथ में रख लिया, तो मैंने क्या कर दी, उसकी जगह चेंज कर दी। तो जब कोई भी चीज अपनी जगह चेंज करती है तो उसे शिफ्ट बोला जाता है, और सेम जगह पे ही सिर्फ क्या होती है, वो आगे पीछे होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मूवमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जी कि जो मूवमेंट इन सप्लाई है या शिफ्ट इन सप्लाई है, ये होता कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से पहले समझना आप, इधर जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, इधर देखिए सब। मैंने आपको बताया बच्चे की जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड 10 रुपए पे प्राइस है, तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, ये 20 है, तो ये कितनी है, 200 है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जब मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे बेटा, जीरो एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस,
यहाँ पे आते हैं बेटा हमारे प्राइस, यहाँ पे आती है क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 10, तो 10 पे कितनी है बेटा 100 और 20 पे कितनी है, ठीक है। अब आप ये देखो ये क्या कहलाता है बेटा हमारा, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो है ये क्या है मेरा बेटा सप्लाई कर्व है, क्या है ये। तो इस डायग्राम में आपको कितने सप्लाई कर्व दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है। यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहे हैं बेटा, ए से बी की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं सिर्फ। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये जब सप्लाई कर्व एक है पॉइंट क्या हो रहे हैं, सिर्फ मूव हो रहे हैं। अब मूव होने का रीजन और इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है दोबारा समझ लो। व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ मूवमेंट इन सप्लाई। अब अगर हिंदी में बोले, जब सप्लाई में चेंज आता है प्राइस की वजह से तो उस चीज को क्या बोला जाता है, मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, यानी जब भी प्राइस चेंज होंगे और उसकी वजह से सप्लाई चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका मूवमेंट इन सप्लाई कहलाती है। क्लियर है। अब अगर मैं शिफ्ट की बात करता हूं यहाँ पे, तो देखो शिफ्ट का एक अलग ही लॉजिक चलता है हमारा, वो क्या है, देखिए इधर शिफ्ट कब होगा, प्राइस 10 थे, ये भी 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 200। अब हम बनाते हैं पहले बच्चे इसका डायग्राम। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 100, 200। भाई पहला सप्लाई कब हो गया हमारा, ये S1, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा ये मेरा। अब यहाँ पे सप्लाई कब कितने हैं बेटा, 2 हैं। ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चे यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब लेकिन जो शिफ्ट हो रहा है, अगर इसकी डेफिनेशन बनाऊं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या है, मान लो प्रोडक्शन बढ़ गया, फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या हो गई हमारी, कम हो गई, टैक्सेस कम हो गए, तो बहुत सारे रीजन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है किसकी वजह से आता है, वो अदर फैक्टर की वजह से, और प्राइस क्या रहते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई। तो वो क्या कहलाता है बेटा हमारा, शिफ्ट इन सप्लाई कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मूवमेंट कब होती है, जब सप्लाई में चेंज आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, change in supply due to change in price, ठीक है बच्चे। और यहां पे change in supply due to change in other factors। डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। अब इसी के और दो भाई बहन भी आ गए, इसके अंदर आता है बेटा आपका एक्सटेंशन, ये देखो देख रहे हो, एक्सटेंशन और इंक्रीज। बेटा देखो एक्सटेंशन का मतलब भी बढ़ना होता है, इसे बोलते हैं विस्तार, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना ही है उसका मतलब। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन वर्ड लिखा है लेकिन किसके कंट्रास्ट में लिखा है, ये मूवमेंट के। मूवमेंट कब होती है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला है ना सेम ही बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा आप जरा, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड 10 पे 100, 20 पे। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो सेम ऊपर वाला ही बनेगा दोबारा से, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 20, 100,
ए से बी की तरफ। अब डेफिनेशन सुनना, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ एक्सटेंशन इन सप्लाई। वो क्या कहलाता है बेटा? आपका एक्सटेंशन इन सप्लाई कहलाएगा। अब इधर क्या करना है मेरे को? इंक्रीज करना है। क्या करना है बेटा मेरे को यहाँ पे? इंक्रीज। तो जब इंक्रीज की बात करते हैं तो प्राइस, ऊपर वाला ही डायग्राम आ जाएगा इसमें सीधा सीधा। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस तो 10 ही रहने वाले हैं, क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200। S1, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो कहां पे शिफ्ट होती है? वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन बनाएंगे, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज इंक्रीज इन। ठीक है, अब इसी के तरीके से बेटा जैसे ये एक्सटेंशन बनाया ना, नीचे क्या बनाया जाएगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या? सप्लाई का कम होना। और यहाँ पे क्या बनेगा? आपका डिक्रीज बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज बनाइए एक बार आप। देखिए बेटा इधर, बेटा इसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। देखिए बेटा अब इधर, अब हमें सप्लाई को क्या करना है बेटा? कम। तो सप्लाई को कम करना है तो उसका अपोजिट बना दो। 20 पे मैं सप्लाई कर रहा था 200 की, प्राइस 10 हो गए, तो मैं सप्लाई कितने की कर रहा हूँ बेटा? सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर। ठीक है, कि हमें सप्लाई को क्या करना है? कम। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे डायग्राम सेम बनेगा, सिर्फ पॉइंट्स अलग जाएंगे अब इसके अंदर। देखिए, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 10, 20, 100, 200। ए, अब इसकी देखो कैसे बनेगा ये, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन, एरो चेंज हो गए। अब ये यहां से ऐसे जा रहा था, अब ये यहां से, समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है बेटा? अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्लियर है जी? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम डिक्रीज, डिक्रीज का अगर बच्चे मैं बनाता हूं, देखिए प्राइस 10 ही है, ऊपर वाले का अपोजिट कर दो, 100 से कितना हो गया ये। अब इसमें भी डायग्राम क्या बनेगा बेटा? हमारा सेम ही बनेगा। देखो, जीरो एक्स एक्सिस, प्राइस हमारे 10 ही रहने वाले हैं, 100, अब ये S1 हो जाएगा और ये S2 हो जाएगा, और ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट होगा ये? इसकी डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से कर लेना। यहाँ पे आके लगभग आपका जो सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है, इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट है।